ओके, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भग मतलब वल्वा। तो वल्वा के बारे में इन्होंने बताया कि भग का जो विस्तार होता है, मतलब वल्वा का जो डायमेंशन होता है वो आचार्य सुश्रुत ने बताया 12 अंगुल। ठीक है, लेकिन इसमें आचार्य डल्हर ने टीका करते हुए लिखा है कि भग से इन्होंने लिया है योनि और विस्तार से इन्होंने लिखा है रंध्र मतलब कि इंट्रॉइटस। तो इन्होंने बोला है कि ये वल्वा का डायमेंशन ना होते हुए वेजाइनल इंट्रॉइटस का डायमेंशन है, और वो भी जो काम सूत्र में वर्णित हस्तिनी जाति की स्त्रियां हैं उनका वेजाइनल इंट्रॉइटस का डायमेंशन जो है वो होता है 12 अंगुल। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है भग का आकार। भग का आकार जो होता है पीपल पत्र सादृश्य होता है, ये भी आचार्य डल्हर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सम्राट पत्र या भग्न शिश्निका या क्लाइटोरिस। ठीक है, इसका वर्णन जो है वो टीकाकार डल्हर ने ही किया है और इसका आकार भी इन्होंने पीपल पत्र सदृश्य ही बताया है। ठीक है, इसके जो अन्य नाम जिनसे ये जाना जाता है वो है एक तो स्मर मंदिर जो कि आचार्य डल्हर ने ही दिया है। ठीक है, और एक है मदनाथ पत्र जो कि आचार्य भाऊ मिश्र ने दिया है। ठीक है, तो स्मर मंदिर, मदनाथ पत्र, स्मरात पत्र, भग्न शिश्निका, क्लाइटोरिस, ये सब क्लाइटोरिस के ही नाम है। नेक्स्ट इसके बाद आता है योनि या फिर वेजाइना। तो इसमें भी सबसे पहले आकृति जो होती है योनि की वो होती है शंख की नाभि के सदृश्य। शंख नाभि सदृश्य जो है योनि की आकृति है। इसमें आवृत्त या घुमाव कितने होते हैं? 3 घुमाव होते हैं, 3 आवृत्त होते हैं इसके, और इसके तीसरे आवृत्त में जो होती है गर्भशय्या स्थित होती है। ठीक है, नाड़ियां कितनी होती हैं योनि में? नाड़ियों का वर्णन जो है वो भाव प्रकाश ने किया है। ठीक है, तो 3 नाड़ियां बताई हैं, समीरणा, चांद्रमसी और गौरी। समीरणा की लोकेशन होती है मदनाथ पत्र में, मदनाथ पत्र अभी पढ़ा था, क्लाइटोरिस मतलब कि भग्न शिश्निका में। ठीक है, चांद्रमसी की लोकेशन होती है कंदर्भ गेह मतलब कि मिड वजाइना में, योनि नलिका के मध्य में, और गौरी की लोकेशन होती है उपस्थ गर्भ मतलब योनि नलिका की अत्यधिक गहराई में मतलब कि डीप वजाइना में। ठीक है, समीरणा के मुख में यदि शुक्र गिरता है तो यह निष्फल होता है। चंद्रमसी जो होती है वो जिसकी चांद्रमसी नाड़ी डोमिनेंट होती है जिस स्त्री की, वह स्त्री रति में जो है शुक साध्या होती है और कन्या प्रसवनी होती है। ठीक है, और गौरी जिस स्त्री में नाड़ी होती है वो जो होती है वो कष्ट उपभोग्या होती है वो स्त्री, और पुत्र प्रसवनी होती है। ठीक है, तो समीरणा में शुक्र गिरता है तो निष्फल, चांद्रमसी नाड़ी वाली जो है कन्या प्रसवनी और गौरी जो है पुत्र प्रसवनी। ओके, तो ये जो नाड़ियां हैं वो लर्न करने के लिए निमोनिक है गोचस। इससे इसका सीक्वेंस भी पता चलता है और तीनों नाड़ियों के नाम भी याद रहते हैं कि गोचस, गो से गौरी, चौ से चांद्रमसी और सौ से समीरणा। ठीक है, गो से गौरी, चौ से चांद्रमसी, सौ से समीरणा। तो गौरी से आप याद रखना, इसका सीक्वेंस अगर पूछा जाता है कि सबसे अंदर कौन है सबसे बाहर कौन सी है, तो गौरी याद रखना। गौरी गोरी इसीलिए है क्योंकि वो अंदर रहती है, धूप में नहीं निकलती। ठीक है, तो गौरी जो है वो सबसे अंदर होगी, और उसके बाद ये आउटवर्ड्स की तरफ ये सीक्वेंस बढ़ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बीच में जो होगी वो होगी चांद्रमसी, और 100 से हो जाएगी समीरणा जो होगा वो सबसे बाहर होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि कौन सी कन्या प्रसवनी है, कौन सी पुत्र प्रसवनी है, कौन सी निष्फल होती है। ठीक है, तो समीर से याद रखना कि समीर जो होता है वो हमेशा फेल होता है। कोई समीर लड़का है वो हमेशा फेल होता है, तो समीर में जो है वो शुक्र गिरने का जो है निष्फल परिणाम रहता है। फिर जो है चंद्रमा सा मुखड़ा जो है वो हमेशा गर्ल्स के लिए यूज होता है। ठीक है, चंद्रमा के समान उसका मुख है, ये हमेशा कन्या के लिए यूज होता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखोगे कि ये चंद्रमासी जो है कन्या प्रसवनी है। फिर ये दोनों याद रहेंगे तो गौरी से अपने आप ही याद आ जाएगा कि तीसरा क्या बचा, पुत्र। ठीक है, तो गौरी जो है पुत्र प्रसवनी है। नेक्स्ट देखते हैं गर्भाशय या फिर यूटरस। यूटरस जो है उसकी आकृति बताई है रोहित मत्स्य मुख, मतलब रोहित एक मछली होती है, रोहित मछली, उसके मुख के समान इसकी आकृति बताई है। स्थान जो इसका बताया है वो बताया योनि के तीसरे आवृत में, अभी पढ़ा था। ठीक है, 3 आवृत होते हैं योनि में, उसके तीसरे आवृत में ये होता है। ठीक है, पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, और अश्मरी चिकित्सा अध्याय में महर्षि सुश्रुत और वाग्भट ने बताया है कि बस्ती के पार्श्व में मतलब ब्लैडर के जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे जो है इसकी स्थिति वर्णित की है। जो इसको जो है स्त्रियों का 8वां आशय भी माना जाता है। वैसे 7 आशयों का वर्णन मिलता है लेकिन स्त्रियों में एक 8वां आशय होता है गर्भाशय। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कि गर्भाशय की आभ्यंतर सुशीरता का वर्णन किसने किया है, तो आचार्य डल्हर ने किया है। ठीक है,
और टीकाकार अरुण दत्त ने जो है इसकी फॉर्मेशन बताई है यूट्रस की, कि रक्त एवं मांस के प्रसाद भाग से निर्मित होता है ये, और आंत्र संभव इसे बताया है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक और बार देख लेते हैं। सबसे पहले शंखनाभ्य आकृति, शंखनाभ्य आकृति जो है वो आया है योनि के लिए, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है शंखावर्त निभ, तो ये आता है गुदवली के लिए, ठीक है। इसके अलावा रोहित मत्स्य मुख जो है वो आता है गर्भशैया के लिए। तो इसको कैसे याद करते हैं कि रोहित की मछली जो है गर्भवती हो गई, रोहित मत्स्य मुखवत गर्भशैया, रोहित की मछली से रोहित मत्स्य मुख और गर्भवती से गर्भशैया। एक और निमोनिक इसमें है कि रोहित की चिलचिम मछली, इसमें बताया, इसमें याद रखने का है कि हितकर और अहितकर आहार जो है उस चैप्टर से इसका रेफरेंस लगता है कि रोहित की चिलचिम मछली मतलब कि जो हितम मत्स्य मांस होता है वो होता है रोहित मत्स्य मांस, और जो अहितम मत्स्य मांस होता है वो होता है चिलचिम मत्स्य मांस। आंत्र संभव मतलब कि इंटेस्टाइन से जो है ये डिराइव्ड है, ठीक है। इसके अलावा अष्टांग हृदय में जो है जब कोष्ठांगों का वर्णन आता है तो उसके अंतर्गत एक डिंब शब्द का प्रयोग होता है। तो वैसे ये क्लियर नहीं है कि डिंब शब्द जो है किसके लिए डिनोट किया गया है। तो डिंब शब्द का जो है क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि किसके लिए प्रयोग किया है, लेकिन अमरकोश ने जो है इसे बालक बताया है इसका मीनिंग, और वैदक शब्द सिंधु जो है उसने इसका मीनिंग बताया है मूत्राशय या फिर गर्भाशय, इसलिए इसको यहाँ पे बताया है कि अष्टांग हृदय में कोष्ठांगों के अंतर्गत जो है डिंब का उल्लेख है, और वैदक शब्द सिंधु ने डिंब से जो है गर्भाशय लिया है। तो क्वेश्चन बन सकता है इस पे। बाकी वो कौन सा ऑर्गन है जो महास्रोत की कुंडलिकाओं के बीच जरायु से आच्छादित हो स्थित रहता है, तो इसका आंसर भी लगता है गर्भाशय, महर्षि काश्यप का ये कथन है। नेक्स्ट आते हैं स्रोतस। तो स्रोतस का जो विस्तृत वर्णन है वो डिटेल्ड आपको बताया जा चुका है रचना शारीर के नोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री से संबंधित जो एक्स्ट्रा स्रोतस हैं उनका वर्णन किया जाएगा। तो स्रोतस पता ही है दो तरह के होते हैं, बाह्य स्रोतस और अभ्यंतर स्रोतस, ठीक है। तो बाह्य स्रोतस जो होते हैं वो 9 होते हैं सामान्य, और अभ्यंतर स्रोतस जो होते हैं वो चरक ने माने हैं 13 और सुश्रुत ने माने हैं 11 पेयर्स, ठीक है। इसके अलावा बाह्य स्रोतस में देखें तो स्त्रियों में 9 सामान्य 9 बहिर्मुख स्रोतस जो होते हैं सामान्य, उसके अलावा 3 अतिरिक्त स्रोतस होते हैं, 2 स्तनवय और 1 रक्तवय। स्त्री में त्रि खुद ही आ रहा है, त्रि मतलब 3, तो स्त्री में कितने स्रोतस एक्स्ट्रा होते हैं, 3 स्रोतस एक्स्ट्रा होते हैं, 2 स्तनवय और 1 रक्तवय, ठीक है। और अभ्यंतर स्रोतस में देखें तो महर्षि सुश्रुत ने जो है आर्तव्य स्रोतस का वर्णन किया है, ठीक है। 2 आर्तव्य स्रोतस होते हैं जिसका कि मूल होता है गर्भाशय और आर्तव्य धमनी, और अगर ये विद्ध हो जाता है आर्तव्य स्रोतस तो इसका लक्षण होता है बंधत्व, मैथुन असहिष्णुत्व और आर्तवनाश। इसको हम याद करते हैं BAMS से। आर्तव्य स्रोतस विद्ध होने के लक्षण होते हैं बंधत्व, ठीक है, आर्तवनाश और मैथुन असहिष्णुत्व, ठीक है। तो ये इसका निमोनिक है। अभी नेक्स्ट जो है धमनी मतलब कि आर्टरीज या फिर चैनल्स, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन धमनी कितनी है और इसका कैसा डिवीजन है ये सब रचना शारीर के नोट्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेंगे आप, ठीक है। जो यूनिक है, जो मेल फीमेल में डिफरेंट काम करती है, ऊर्ध्वक धमनी और अधोगामी धमनी, उनका हम यहाँ पे देखते हैं कैसा डिवीजन है। तो ऊर्ध्वक धमनी जो होती हैं वैसे टोटल 10 होती हैं जो कि अगेन डिवाइड होकर 30 हो जाती हैं। इन 30 में से भी 2 जो हैं यूनिक धमनियां हैं जो कि स्त्रियों में स्त्रियों के स्तन में स्तन्य का वहन कर रही हैं, ठीक है, और मेल में वही जो है स्तन संचरित होकर शुक्र का वहन कर रही हैं, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वक धमनी जो है 2 डिफरेंट है, यूनिक है, और अधोगामी धमनियां जो है 4 डिफरेंट है, जो कि फीमेल में तो जो है आर्तव वहन कर रही हैं और जो मेल है उसमें शुक्र का वहन कर रही है, ठीक है। तो इसमें भी जो 4 हैं अधोगामी धमनियां, उनमें से भी जो 2 हैं वो रक्त या आर्तव का प्रादुर्भाव करने वाली होती हैं 2, और 2 जो होती हैं वो रक्त का विसर्ग करने वाली होती हैं। रक्त या आर्तव सेम चीज के लिए बोला गया है, ठीक है। यही जो 4 धमनियां हैं ये पुरुषों में जाकर जो है 2 शुक्र का प्रादुर्भाव करती हैं और 2 शुक्र का विसर्ग करती हैं। तो इस तरह 4 जो धमनियां हैं अधोगामी वो यूनिक हैं, और 2 ऊर्ध्वगामी धमनी जो है यूनिक है स्त्रियों में स्तन वहन करने के लिए, और 4 धमनियां जो हैं आर्तव आदि को नीचे की ओर वहन करने के लिए 4 अधोगामी धमनियां जो हैं वो यूनिक है। नेक्स्ट हम आते हैं शिराओं में मतलब कि वेन्स। तो स्त्री शरीर में कोई विशिष्ट अलग से जैसे धमनी नहीं है वैसे शिराएं भी नहीं है ऐसे,
संख्या वाइज, ठीक है। बस वही है कि दो दो जो है स्तन मूल में स्थित 4 अवेद्य शिराओं का, 2 एक स्तन में 2 एक स्तन में, तो 4 अवेद्य शिराओं का वर्णन किया गया है, जो कि आचार्य घाणेकर ने जिन्हें बोला है कि ये इंटरनल मेमोरी वेन्स बोला है इन्हें, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट आता है मर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मर्म या फिर वाइटल पार्ट्स, ठीक है। तो मर्म जो है मेल और फीमेल में दोनों में सेम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्तन संबंधित मर्म जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा नहीं है, स्तन संबंधित मर्म वही मर्म मेल में भी होते हैं, वही फीमेल में भी होते हैं, लेकिन स्तन से संबंधित है इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल इन सब का आप पढ़ चुके हो रचना शारीर में, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो इसका डिटेलिंग अगर किसी चीज़ का चाहिए तो, ठीक है। बाकी स्तन संबंधित मर्म देखते हैं, 4 होते हैं टोटल, जिनमें से कि 2 होते हैं स्तन रोहित और 2 होते हैं स्तन मूल। स्तन रोहित कौन से मर्म होते हैं? जो स्तन चूचक के 2 अंगुल ऊपर होते हैं। और स्तन मूल कौन से होते हैं? मूल मतलब नीचे, तो स्तनों में 2 अंगुल नीचे जो होते हैं वो होते हैं स्तन मूल, ठीक है। टाइप कौन सा होता है? तो स्तन रोहित जो होता है वो होता है मांस मर्म, और स्तन मूल जो होता है शिरा मर्म। इसके अलावा दोनों जो हैं कालांतर प्राणहर मर्म में आते हैं। इसके अलावा विद्ध का लक्षण, विद्ध अगर हो जाए तो क्या लक्षण होगा? तो स्तन रोहित में जो होता है वो कोष्ठ जो होता है रक्त से पूर्ण होकर कासवास से मृत्यु हो जाती है, और स्तन मूल में कोष्ठ कफ से भरकर कासवास से मृत्यु हो जाएगी। तो कासवास से मृत्यु तो दोनों में कॉमन है। स्तन रोहित में याद रखना आर से रोहित और आर से रक्त, ठीक है, आर से रोहित, आर से रक्त, आर से रक्त, ठीक है। तो स्तन रोहित में जो है कोष्ठ रक्त से पूर्ण होता है और बाकी जो बचा उसमें कफ से पूर्ण हो जाएगा, मतलब स्तन मूल में, ठीक है। प्रमाण कितना होता है? स्तन रोहित जो होता है वो आधे अंगुल प्रमाण का होता है, और स्तन मूल जो होता है वो 2 अंगुल प्रमाण का होता है, ठीक है। तो ये स्तन मूल और स्तन रोहित यहाँ से याद रखेंगे हम। ओके, इसके अलावा जो मर्म है उसके अश्मरी चिकित्सा में जो है महर्षि सुश्रुत ने और वाग्भट ने दोनों ने जो है 8 मर्म स्थानों को आघात से सुरक्षित रखने का निर्देश किया है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोट्स में, बस यहाँ पे नेम रिवाइज करेंगे। तो कौन कौन से हैं वो? सेवनी, योनि, फल स्रोत, मूत्र प्रशेक, गुदा, बस्ती, मूत्रवय और शुक्रवय। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेशी। पेशी मतलब मसल्स, ठीक है। तो मसल्स जो होती हैं वो टोटल पता है कि 500 होती हैं, लेकिन स्त्रियों के शरीर में 20 अलग से होती हैं, अधिक पेशियां होती हैं, तो टोटल हो जाती हैं स्त्रियों के शरीर में 520, ठीक है। तो स्त्रियों के शरीर में 20 पेशियां अधिक होती हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? तो 10 पेशियां जो होती हैं वो स्तनगत होती हैं, जो कि 5-5 हर एक स्तन में स्थित होती हैं, और 10 पेशियां जो होती हैं जननांग स्थित होती हैं, ठीक है। जो जननांग स्थित 10 पेशियां हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? उनमें से अपत्य पथ में जो है 4 होती हैं, ठीक है। गर्भ छिद्र संबंधित 3 होती हैं, और शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 होती हैं। अपत्य पथ मतलब कि वेजाइना में जो होती हैं वो 4 होती हैं, उसमें से भी 2 जो होती हैं वो आभ्यंतर होती हैं, 2 होती हैं बहिर्द्वार स्थित। तो जो बहिर्द्वार स्थित होती हैं उनका शेप जो होता है वो होता है वर्तुलाकार, ठीक है। इसके अलावा भाव प्रकाश ने भी बताया, तो उन्होंने भी स्तन में तो 10 ही बताई हैं, टोटल 5-5 हर एक स्तन में, ठीक है। और जो जननांग स्थित उनकी पेशियां हैं वो है तो टोटल 10 ही, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से बताया। जैसे सुश्रुत ने अपत्य पथ यूज किया है टर्म, इन्होंने योनि में बोला है 4 पेशियां होती हैं, और इन्होंने गर्भ छिद्र, गर्भ मार्ग या शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3 पेशियां बताई हैं। सुश्रुत ने जो है गर्भ छिद्र संबंधित 3 बताई हैं, और शुक्र आर्तव प्रवेशनी उनसे भिन्न मानी है, वो अलग 3 बताई हैं। लेकिन इन्होंने गर्भ छिद्र और गर्भ मार्ग में जो पेशियां हैं वही उन्हीं पेशियों को शुक्र आर्तव प्रवेशनी बताया है, और वो 3 बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने थर्ड जो किया है डिवीजन, वो गर्भाशय में स्थित पेशियां हैं। गर्भाशय में स्थित पेशियां जो होती हैं 3 होती हैं, ठीक है। ये है भाव प्रकाश का डिवीजन। योनि में 4, गर्भ छिद्र, गर्भ मार्ग या शुक्र आर्तव प्रवेशनी 3, गर्भाशय में 3 किया इन्होंने डिवीजन। 4-3-3 का ही है, लेकिन टर्म्स अलग अलग यूज किए हैं, थोड़ा सा डिफरेंस किया है। महर्षि शारंगधर को देखते हैं अगर, तो महर्षि शारंगधर ने सिर्फ संख्या उल्लेख किया है कि 20 पेशियां अधिक होती हैं, इसके अलावा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया है।